हेलो एंड वेलकम बैक टू द ग्लोटेक अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे डीएसए के लिए, क्योंकि हमें एरे करना है, स्टैक करना है, क्यू करना है। इसमें हमें इंसर्ट, डिलीट, ये दो ऑपरेशंस तो करने ही करने हैं। और इन दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? देखो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक सब टॉपिक है हमारे मेमोरी एलोकेशन का, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से करी जा सकती है। पहली कि हम उसको स्टैटिक यानी कि स्टैटिक तरीके से मेमोरी एलोकेट करवाएं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब पर टाइम पर जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं हमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवानी है, जिसको हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। वहां पर क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूजर खुद ही अपनी मेमोरी का साइज देता है या अपनी मेमोरी बताता है कि कितनी उसको एलोकेट करवानी है। वो यूजर ही करवाता है, रन टाइम पर होती है। कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट प्रोग्रामर करवाता है, जो कि एक बार हो गई उसके बाद ना तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना उसको अपडेट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी लिमिटेशन थी हमारे कंपाइल टाइम की। उसको उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया टॉपिक चूज किया, जिसका नाम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इन डिटेल में पहले ही प्रोग्रामेटिकली आपको बता चुका हूँ वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, कैसी चीजें परफॉर्म होती हैं, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया, और मोस्टली जरूरत क्यों पड़ी, लिमिटेशन क्या थी, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है और वीएस कोड के अंदर बताया है। ठीक है, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। अब आज काम भी वीएस कोड, आज भी काम हम वीएस कोड के अंदर ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली ही करेंगे, थोड़ा लिख कर समझते हैं। तो ये हमारा डीएसए का सेशन है, ब्लूटैक। ठीक है, टॉपिक का नाम है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, क्या करना है? देखो, मैंने आपको बताया मेमोरी एलोकेट दो तरीके से करी जा सकती है। पहली है आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, दूसरी है डायनामिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक को हम कंपाइल टाइम भी कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। इसको हम कह सकते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, होता है क्या है, देखो समझते हैं थोड़ा। वीएस कोड के अंदर चलते हैं, ठीक है, वहीं पे समझेंगे। कहाँ है वीएस कोड, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश। ठीक है, ये मेरा सिंटेक्स है। ठीक है, अब इस सिंटेक्स के अंदर मुझे क्या करना है, ये प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने आपको। रिटर्न जीरो भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मैं क्या करवाना चाहता हूँ, पहले आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बता देता हूँ कैसे होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हमें कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करानी होती है, जो कि प्रोग्रामर करवाता है, जो फिक्स होती है हमेशा। तो देखो, यहाँ पे कोई भी मेमोरी एलोकेट कैसे कराई जा सकती है, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, आपको पता है। सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी हम एरे की बात कर रहे हैं, डेटा टाइप लिखते हैं
ठीक है, क्या डेटा टाइप है। एरे का सिंटेक्स यही तो होता है, डेटा टाइप लिखा, उसके बाद नेम ऑफ एरे, ठीक है, उसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड साइज, ठीक है। ये होता है हमारे एरे का सिंटेक्स। देखो, तो इस सिंटेक्स में अगर मैं चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेमोरी जनरेट हो जाती है। आपको बताया देखो कैसे। इंट ARR, साइज दे दिया 100, सेमीकोलन। कुछ नहीं किया, ना इसको ट्रेवर्स करवाना है, ना इसमें एलिमेंट्स डालने हैं, ना इसमें डिलीट करना है, कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ मैंने इंट ARR 100 लिखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ रन। रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने रन बटन पे क्लिक किया, तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को कंपाइल करेगा, चेक करेगा कोई इसमें सिंटैक्टिकल बग तो नहीं है, एरर तो नहीं है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो सेमीकोलन हटा दो, अब वो दे देगा कि हाँ यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है रिटर्न 0 से पहले, ठीक है। तो उसने एरर दे दिया, लेकिन बिना एरर के अगर कोई चीज हो रही है, इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। और यहाँ पर जैसे ही कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद कंपाइल टाइम पर ही, कंपाइल होते ही उसमें 100 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जनरेट हो गई ARR के लिए। भाई बस समझ में, ये होता है एरे के अंदर। और वो किस तरीके से होती है देखो, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले यहाँ लिख लेता हूँ स्टैटिक, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मैंने लिखा था इंट ARR 100, ठीक है, 100, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो इसका मतलब क्या होगा, किस तरीके से मेमोरी जनरेट हुई होगी हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इंटरनली इंटरनली कुछ इस तरीके की मेमोरी जनरेट हुई होगी, जहाँ पे जहाँ पे आपके कंपाइलर को, कंप्यूटर सिस्टम को पता है कि ये एक एरे है, ठीक है। ये एक एरे का सिंटैक्स सिंटैक्स है, तो एक एरे में, एरे की फॉर्म में मेमोरी एलोकेट हो गई होगी। 0 1 2 ऐसे चलते 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 लास्ट वाला होगा 99, ठीक है। इस तरीके से मेमोरी जनरेट हो गई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सर, चलो वहीं चलते हैं VS कोड के अंदर। इतना तो आपको पता चल गया। कहाँ गया VS कोड, खुल जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसमें मेमोरी में कुछ चीजें डालनी है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए एलिमेंट को क्या लिखेंगे, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, printf रीडिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। एक यहाँ पे \n दे देते हैं, वरना दिक्कत देगा ये, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और साइज इसको इंट टाइप का है ये, ठीक है। कहाँ तक, चलो कहाँ तक दोगे, 100 तक दोगे क्या, नहीं, 100 तक हम नहीं देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ दूंगा 5 तक। अब देखो मेरे पास क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे scanf लूंगा, scanf, और यहाँ पे %d, ठीक है। कोई दिक्कत, ARR, यहाँ पर I, और ये होगा हमारा M% के साथ में, क्योंकि ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, और हम scanf से क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इसलिए। अब मैं इसको थोड़ा प्रिंट के लिए भी एक लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ आपको ट्रेवर्स ट्रेवर्स द एलिमेंट्स, ठीक है। चलो इसको करते हैं इस तरीके से,
और ये क्या कर देगा, हमें प्रिंट करके देगा। फॉर लूप लगाते हैं, इंट 0 से कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। और ये क्या करके देगा हमको, प्रिंट एफ, यानी कि हमें आउटपुट देगा परसेंटाइल डी, ठीक है। और यहाँ पे ए आर आर आई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें ये करके हमको देगा, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ रन। तो रीडिंग के एलिमेंट मैंने 5 के लिए लिया है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और ये ट्रेवर्स होकर के भी आ चुका है आपके लिए। यहाँ पे मुझे एक चीज और करनी थी, टैप दे देता हूँ, चलो ठीक है। फिर से करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। यही तो एरे है यार, देखो, यही तो हमारा एरे है। एरे ऐसा ही तो होता है, इस तरीके से ऐसा ही तो होता है एरे, हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने इसको टैब स्पेस दिया था, ना कि एन न्यू लाइन कैरेक्टर दिया था। तो 10, 20, 30 एंड 50 कुछ इस तरीके की मेमोरी जनरेट हो गई, ठीक है। सॉरी, कुछ इस तरीके के एलिमेंट मेमोरी में क्रिएट हो गए। लेकिन सर मेमोरी का साइज आपने कितना दिया था, 100 दिया था, ओके। अब देखो, अब देखो दोस्त, आपने 0 पे करवाया 10, 20, 30, 40 एंड 50। बाकी का बचा हुआ 95 मेमोरी ब्लॉक्स आपके वेस्ट हो गए, उसका कोई यूज नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर, आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ी सी, कह सकते हो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों आ चुके हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि उसमें जितनी जरूरत थी आपने उतना, उससे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम की, पहली चीज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आई, इसका मतलब ये है कि आपने, जब आपको जरूरत थी 5 एलिमेंट स्टोर करवाने की, तो आपने 100 ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्यों क्रिएट की, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम हुई, उतना ज्यादा उसको रन होने में, उसको कंपाइल होने में टाइम लगा, ओके। ये यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है, और आपका प्रोग्राम स्पेस ज्यादा लेता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर लें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी करूँ, बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज आई कि बाकी की जो 95 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी थी वो वेस्ट हो गई। अगर क्या होता कि यहाँ पर यूजर, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बना दिया 100 के लिए, क्योंकि मैं तो प्रोग्रामर हूँ, मुझे तो यूजर को प्रोग्राम देना है, मुझे तो उसको सॉफ्टवेयर देना है, मैंने 100 कर दिया। मान लो यूजर को जरूर, अभी तो काम चल जाएगा चलो, क्योंकि यूजर कम मेमोरी ले रहा है। मान लो यूजर को जरूरत पड़ी 150 एलिमेंट स्टोर कराने की, तब वो क्या करेगा, फिर तो प्रोग्राम आपका बेकार हो जाएगा। उसको एक स्टेटमेंट दे देंगे, यानी कि एरर वाला स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई इससे ज्यादा मेमोरी आप डाल नहीं सकते, तो उसके लिए तो लिमिटेशन हो गई। क्या हो कि मैं प्रोग्रामर हूं, तो मैं एक कुछ ऐसा जुगाड़ कर दूं कि यूजर अपने आप ही, जितनी उसको जरूरत है, उसको 5 की जरूरत थी तो वो 5 एलोकेट करवा ले, उसको जरूरत थी 10 की, वो 10 एलोकेट करवा ले, उसको जरूरत थी 50 की तो 50 एलोकेट करवा ले। ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया तो वो हो गया हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। तो वो जुगाड़ कैसे होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। बैटरी हो गई है लो मेरे पीसी की, इसलिए मुझे इसको प्लग इन करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा आप। देखो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमारे 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है मैलॉक, ठीक है। दूसरा होता है कैलॉक, ये फंक्शन है। तीसरा होता है रीलॉक।
इन 3 फंक्शंस की मदद से हम मेमोरी को क्या कराते हैं, क्रिएट करवाते हैं, एलोकेट कराते हैं। एक होता है चौथा, एक और फंक्शन होता है फ्री। ये भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है। इसके इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेमोरी को फ्री कराते हैं, मेमोरी को डिलीट करवाते हैं, फ्री कराते हैं कि अब मेमोरी इरेज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है। जैसे मैंने ARR 100 लिया, ठीक है, ओके। अब ARR जब मैंने 100 लिया तो वहां पे ARR 100 का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली रैंडमली जो मेमोरी परमानेंटली क्रिएट हो गई वो 100 ब्लॉक ऑफ कोड की, यानी कि 100 ब्लॉक्स की मेमोरी क्रिएट हो गई एरे के अंदर, जिसका साइज 100 है और वो भी इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे पास जब मेमोरी क्रिएट होती है, इंटीजर हमारा 4 बाइट का मान लो या 2 बाइट का मान लो। मॉडर्न कंपाइलर्स में 4 बाइट का होता है इंटू 100। तो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई, हमें हमारे पास 400 बाइट की मेमोरी क्रिएट हो गई। तो ये वेस्ट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। अब देखो मेलॉक फंक्शन के अंदर, मेलॉक फंक्शन का, अब मैं एक बार आपको VS कोड के अंदर लिख करके चलता हूँ, सिंटैक्स दिखाता हूँ जल्दी पहले, ठीक है। अब आते हैं डायनामिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मैं सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है, डेटा टाइप देना होता है, ठीक है। वो भी किसके साथ में, एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है उसके साथ में। फिर यहाँ पे लिखना होता है आपको मेलॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको मेमोरी का साइज लिखना होता है, ठीक है। जितनी आप चाहते हो मेमोरी, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप चाह रहे हो, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ से एरे ही क्रिएट होगा। इस इस कंसेप्ट से हमारा एरे ही क्रिएट होगा, इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप चाह रहे हो वो आप यहाँ पे उसका साइज दोगे, ठीक है। यहाँ पे दोगे आप साइज ऑफ एरे, लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका साइज ऑफ एरे आ गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करोगे। एक होता है इसमें साइज ऑफ फंक्शन, इसलिए मैंने उसको डाला है ब्रैकेट के अंदर। ये होता है हमारा साइज ऑफ स्टेटमेंट, होता है एक फंक्शन होता है, सॉरी, ये होता है हमारा साइज ऑफ फंक्शन। इस साइज ऑफ फंक्शन के अंदर डालते हैं हम डेटा टाइप, डेटा टाइप। देन हमारी मेमोरी क्रिएट होकर आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर, क्या लिखा था मैंने, मैंने लिखा था डेटा टाइप, डेटा टाइप इन डायरेक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा मैलॉक, ठीक है, और इसके अंदर लिखा साइज ऑफ एरे, ठीक है, और फिर इन डायरेक्शन, और यहाँ मैंने लिखा था साइज ऑफ, और यहाँ लिखा इंट, सॉरी इंट नहीं, मैंने यहाँ लिखा था डेटा टाइप, डेटा। आप थोड़ा कंस कर लीजिएगा, इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेटा टाइप है। मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक, और मैंने लिखा मेलॉक, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो इसका कुछ साइज दे दिया मैंने, 50 दे दिया, या 5 दे देता हूँ, चलो 5। और यहाँ लिख दिया क्या,
5 यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया साइज ऑफ तो लिखूंगा ही क्योंकि ये फंक्शन है, और यहाँ लिख दिया इन। और इस चीज को, इस सिंटैक्स को पूरा मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया ptr, क्योंकि आप जानते हो सी सी के अंदर पढ़ के आए होगे, जो इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है ये पॉइंटर होता है, और पॉइंटर की हेल्प से ही पॉइंटर की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, मेमोरी को ट्रेवर्स करेंगे, एक्सेस करेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये पॉइंटर का काम करेगी, जो पॉइंट करेगी मेमोरी को, आपके जो पॉइंट करेगी आपके इंडेक्सेस को, आपकी मेमोरी को, एड्रेस को। ठीक है, तो ये पीटीआर के अंदर डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने साइज दिया 5, ओके, 5 साइज की मेमोरी चाहिए। ठीक है, और ये जो 5 साइज की जो साइज है ना एरे का, ये हम यूजर से पूछेंगे, पहले पहले ही पूछ लेंगे। तो यूजर से हमने पूछ लिया भाई कितना साइज का मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हो, उसने बोला 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो आपके इंट का साइज है। भाई साहब ध्यान से समझो, डेटा टाइप इंटीजर हो ये परफेक्ट नहीं है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर ये परमानेंट नहीं है कि डेटा टाइप जो हो वो इंटीजर टाइप का ही हो। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, खुद का सेल्फ डेटा टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी तो इंट टाइप का है तो 4 ले लिया, 4 बाइट का। तो 5 × 4 = 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मान लो हमें नहीं पता है कि डेटा टाइप क्या है। हो सकता है वो स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हो, स्ट्रक्चर में तो खुद के डेटा टाइप्स बनते हैं। हो सकता है यहाँ पे जो साइज हो वो 50 हो, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे साइज जो हो 100 हो, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, हमने ना यूजर से लिया, ना हमें प्री डिफाइंड है, कुछ नहीं पता। तो जितना साइज होगा आपके डेटा टाइप का, कितना भी हो कुछ पता नहीं है, वो यूजर को भी नहीं पता और ना हमें पता। लेकिन हमने कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया कि कोई भी डेटा टाइप अगर वो ले रहा है, उसका कुछ भी साइज हो, वो जो हमारा कंपाइलर है वो खुद ही डिसाइड करेगी वो किस साइज का है, और उस साइज से मल्टीप्लाई कर दे 5 का, यानी कि जितना साइज वो एरे का चाहता है उस एरे के साइज से। देन मेमोरी उसको क्रिएट होकर के मिल जाए जितने बाइट की हो। तो ये चीज हो रही है। वीएस कोड के अंदर चलते हैं। जिन जिन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंटर पीटीआर। ठीक है, चाहे पीछे लगा लो इनडायरेक्शन ऑपरेटर या आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें साइज की जरूरत पड़ने वाली, किसके साइज की? एरे के साइज की, तो उसलिए एन ले लिया। देन इसको इनिशियलाइज कराने के बाद जो हमने एन लिया है, उस एन को इनपुट लेते हैं यूजर से। ये यूजर को हम बोल रहे हैं एंटर करो, एंटर द साइज ऑफ एरे। अब वो एरे का साइज यहाँ पे एंटर करेगा। जब वो एरे का साइज एंटर करेगा तो स्कैन एफ देना पड़ेगा उसको, स्कैन एफ परसेंटाइल डी। ठीक है, और M% एन। यहाँ पर इतना काम हो गया कि हमने उससे यूजर से पूछ लिया कि भाई किस साइज का एरे तुम बनाना चाहते हो। ठीक है, अब यूज करते हैं हमारा मेलॉक फंक्शन। पीटीआर जो वेरिएबल है खुद में और एक पॉइंटर भी है, जो पॉइंट आउट करता है अदर मेमोरीज के एड्रेस को। तो पीटीआर वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे हमने उसका यूज कर लिया इंट डायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, और मेलॉक, मेलॉक के अंदर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले साइज लिखेंगे n,
जो भी देगा वो यूजर, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपरेटर, और उसके साइज से जो हमारा डेटा टाइप है उसके साइज से वो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा साइज ऑफ फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो वो उतने बाइट की मेमोरी उसके लिए क्रिएट कर देगा। हमें नहीं पता कितना साइज है किसी भी डेटा टाइप का, हमें नहीं पता कितना साइज है, वो खुद ही कंपाइलर कर लेगा। इसलिए साइज ऑफ का इसलिए साइज ऑफ फंक्शन का यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इतना काम हो गया। चलो, अभी रीड करना है हमें क्या, मेमोरी के अंदर हमें रीड करना है अभी एलिमेंट्स। इस तरीके से एलिमेंट्स जाएंगे, इंट। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें लिखेंगे रीडिंग दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रीड करा लेते हैं मेंस। ठीक है, और बैक स्लैश एन देते हैं। काउंट कहाँ तक जाएगा, अब देखो, बस यही तो हमें चाहिए था कि काउंट हमारा एन तक जाए, जितना वो देना चाहता है वहीं तक काउंट जाए। अभी तक काउंट कहाँ तक जा रहा था, जितना प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा था वहां तक काउंट जा रहा था। मान लो यहाँ पे एन एन नहीं होता, यानी कि यूजर को नहीं पता, यूजर ने तो डाला नहीं कि भाई उसको 100 बाइट की, उसको 100, उसको यूजर को नहीं पता कि एरे का साइज उसके लिए 100 होना चाहिए, तो वो 100 एलिमेंट ही स्टोर कराना चाहता है। हमने पहले से ही डाल दिया, काउंट भी 100 डाल रखा है और उसको साइज भी 100 दे रखा है, तो क्या होगा कि वो करता ही जाएगा। वो सोचे उसको तो 5 साइज तक का यूज करना है, 5 साइज तक का यूज करेगा। 5 एलिमेंट उसने डाल दिए, और वो छठवें पे भी पूछ रहा है उससे कि डालो, उसके पास एलिमेंट ही नहीं है। तो इसलिए वहां पे इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज किया है। यहाँ पे एन काउंट तक ही चलेगा, जितना काउंट यूजर ने डाला है उतना ही काउंट जाएगा। तो मेमोरी वेस्टेज होने से बच गई। ठीक है, यूजर को थोड़ा फायदा मिल गया इस चीज का। तो स्कैन एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे एम परसेंट कितना, पी टी आर। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज बता देते हैं कि ये जो पी टी आर है वो खुद का, वो एक एड्रेस ऑपरेटर बन चुका है। क्या बन चुका है, वो एक एड्रेस वेरिएबल बन चुका है, ऑपरेटर नहीं, एक एड्रेस वेरिएबल बन चुका है। इस एड्रेस ऑपरेटर की मदद से, जो कि इनडायरेक्शन है, इसका मतलब ये है कि पॉइंटर खुद में एक एड्रेस है। होगा क्या, देखो यहाँ पे देखते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही ये कंपाइल होगा प्रोग्राम, ये जो रन होगा, रन होने के बाद मेमोरी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। मेलॉक के अंदर एरे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। मेलॉक के अंदर, मेलॉक की मदद से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 साइज है एरे का, 0 से 10 तक। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, तो पीटीआर जो होगा, जो हमारा पीटीआर होगा, ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है पीटीआर, ये अभी प्रेजेंटली कहाँ पे होगा, ये बेस एड्रेस जो 0 है वहां पर होगा। ये उसको बेस एड्रेस को, हमारे एरे के बेस एड्रेस को डिनोट करता है। यानी कि अगर मैं यानी कि अगर मैं एक्सेस कराना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कराता हूँ परसेंटाइल डी, यहाँ पे परसेंटाइल डी और पी टी आर लिख देता हूँ। ठीक है, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा करके, तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी, जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पे 10 अगर डला हुआ है तो 10 मिल जाएगा। ये होता कैसे, देखो, ये खुद में एक एड्रेस ऑपरेटर, ये खुद में एक एड्रेस वेरिएबल है, जो कि एड्रेस, जो कि पॉइंट आउट करता है इसको 0 को।
तो ptr+1 ptr+0 इज इक्वल टू पीटीआर। तो इस पीटीआर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ptr+0 करना भूल गए थे। यहाँ पे होगा ptr+0। ठीक है, ptr+0। तो ptr+0 क्या होगा, ptr ही होगा, तो 10 मिल जाएगा। देन आपको एक्सेस करना है नेक्स्ट। तो क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगा करके ptr+1। तो ptr+1 क्या बन जाएगा, ptr+1 यानी कि ptr ये और +1 ये वाला जो हमारा एड्रेस होगा, जो इंडेक्स होगा, यहाँ पे जो मेमोरी होगी 20 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर %d एड्रेस ऑपरेटर ptr सॉरी ptr+2 क्या होगा, ये वाला आ जाएगा 30। तो जब भी हमें मेमोरी को एक्सेस करना है, तो ये याद रखने की जरूरत है कि जो ptr वेरिएबल है, ये एक एड्रेस वेरिएबल है जो कि एड्रेस करता है किसको, बेस एड्रेस को, किसी भी एरे के। जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज हो रहा है, तब बेस एड्रेस को जब वो डिनोट कर रहा है, तो वो ptr+0 करेगा, ptr+1 करेगा, ptr+2 करेगा, इस तरीके से एड्रेस को डिनोट करेगा। तो जब मैं यहाँ से, अब मैं लूप के अंदर कैसे काम करूंगा, लूप के अंदर मैंने इंट i0 पहले से ही दे रखा है, i=0 दे रखा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ptr+i कर दूं, तो वो एक एक करके i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो वो चीज जो है हमारी बच जाएगी मेहनत कि बार बार लिखने वाली। तो ptr+i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किस एड्रेस से, तो यहाँ पे वो इस एड्रेस पर एलिमेंट्स को डालता रहेगा, जो जो यूजर डालेगा। ठीक है, एक्सेस एक्सेस करने की बात अगर आएगी, तो यहाँ पर ट्रेवर्सिंग द एलिमेंट्स एक हेडिंग दे देते हैं। ट्रेवर्सिंग द एलिमेंट्स हेडिंग देने के बाद यहाँ पे \n फॉर लूप लगाएंगे, इंट, और यहाँ पे लिखेंगे कहाँ तक, n तक, printf %d। अब देखो, थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे आएगी कि जब मैं ptr+i लिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे इस एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं किया, और मैंने स्कैनफ भी करवा दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर जो होता है, ये जो इंडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये खुद में एक एड्रेस ऑपरेटर है। तो जब जैसे ही मैंने इंडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ में पीटीआर को एज अ वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, तो पीटीआर खुद में एक एड्रेस वेरिएबल खुद में बन गया, पहले ही बन गया। उसको हमें यहाँ पे स्कैनफ में करवाने की जरूरत नहीं है, स्कैनफ में बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक एड्रेस ऑपरेटर है या एड्रेस वेरिएबल है, नहीं। उसको हमने पहले ही कंपाइल टाइम पर ही इनिशियलाइज करवा दिया कि ये जो पीटीआर है वो एक एड्रेस वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमें एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार, थोड़ा यहाँ पे आता हूँ, देखो, ये जो पीटीआर एस्ट्रिक होता है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को डिनोट करता है। आपके एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, उसको डिनोट करता है पीटीआर एस्ट्रिक। अगर पीटीआर एस्ट्रिक आपने पहले ही इनिशियलाइज करवा दिया, इसका मतलब ये एक एड्रेस ऑपरेटर एड्रेस वेरिएबल बन गया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पीटीआर होगा वो इस पीटीआर का एड्रेस डिनोट करेगा, या हो सकता है किसी और वेरिएबल का एड्रेस डिनोट करे। ये क्या होगा, ये एड्रेस होगा। जब आप पीटीआर लिखोगे, सिर्फ पीटीआर लिखोगे, तो वो एड्रेस देगा किसका, पीटीआर का। यानी कि ये जो वेरिएबल है इसका खुद का एड्रेस बताएगा सिर्फ पीटीआर लिखने पर। अगर आपने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज पहले ही इनिशियलाइजेशन में कर दिया है तो अब इस पर जो वैल्यू है वो देखना चाहते हो इस एड्रेस पर, तो क्या करोगे, पीटीआर एस्ट्रिक करोगे, तो ये इस पर जो वैल्यू पड़ी होगी, मान लो 10 पड़ी हुई है तो ये 10 देगा। ये होता है पॉइंटर का खेल, जो कि आपने सी में पढ़ के आए होगे, तो इतना दिमाग मारने की इसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके पीटीआर प्लस आई जो हमने इनपुट लिया था, तो उस पीटीआर प्लस आई को आउटपुट भी दे दो, प्लस आई। तो वो उसको एक एक करके बढ़ाता जाएगा और उसको एक एक करके आउटपुट में देता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एरे की फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे टैब का यूज कर रहा हूँ, टैब का। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। उससे पहले जितना भी हमने ये खेल किया है, इसको करने के बाद हमें मेमोरी को क्या करवाना पड़ेगा, फ्री करवाना पड़ेगा। मेमोरी को फ्री करवाने का मतलब ये है कि अब तक तो मेमोरी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती थी, क्योंकि प्रोग्रामर करता था जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता था, वो प्रोग्राम कंपाइल टाइम मेमोरी होती थी, तो जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता था तो ऑटोमेटिकली मेमोरी इरेज हो जाती थी। अब यहाँ पे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवा रहा है कौन, यूजर करवा रहा है। कितनी करवा रहा है हमें नहीं पता। अब प्रोग्राम टर्मिनेट हो भी जाएगा लेकिन वो मेमोरी उसमें रहेगी। उस मेमोरी को हमें पहले क्या कराना पड़ेगा, इरेज कराना पड़ेगा। इसलिए फ्री, कौन सी मेमोरी इरेज करानी है, इस फ्री फंक्शन के अंदर उस मेमोरी का नाम डाल देंगे पीटीआर। ठीक है, अब हो गया पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। इसको करते हैं रन। साइज ऑफ एरे पूछ लिया, ठीक है, मैंने दे दिया 5। रीडिंग द एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डालो 10, 20, 30, 40, 50। एरे इज क्रिएटेड। कितनी आसानी से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हमने एरे बना दिया, जहां पे हमें ना तो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी। देखो कहीं पे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, नहीं है। कहीं पे यहाँ पे कुछ और, या कह सकते हो कि कहीं पे इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ी। इंडेक्सिंग की तो जरूरत पड़ी क्योंकि हमने यहाँ पे आई का यूज कर लिया। बाकी सब स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया डायरेक्टली, हमने क्या किया, पॉइंटर के थ्रू एरे को क्रिएट किया। तो ये जो है एरे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं हुई, क्योंकि 5 एलिमेंट उसने यूजर ने ही 5 साइज दिया, उसी साइज का जो है एरे क्रिएट हुआ। इसमें मेमोरी वेस्टेज नहीं हुई। ठीक है, अब कैलॉग की बात कर लेते हैं जल्दी से। छोटा सा कैलॉग है, उस कैलॉग को भी देख लेते हैं। कैलॉग में क्या होता है, कैलॉग फंक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर की बजाय यहाँ पे सिर्फ कॉमा आ जाता है बस। इससे ज्यादा कैलॉग में चेंज नहीं होता। इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे लिखते हैं, या फिर इसको यहीं पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे। और यहाँ लिखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉमा आएगा। और कॉमा आने के बाद इसका यूज करेंगे हम। इसको अभी कमेंट कर दूंगा मैं, कॉपी एंड देन कमेंट। अब मैं कैलॉग से मेमोरी को एलोकेट कराऊंगा। यहाँ होगा हमारा कोमा, ठीक है, कैलॉग। बाकी सब कुछ वही रहेगा, साइज ऑफ इंट वगैरह वगैरह।
अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैलॉग लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे मैलॉग की जगह कैलॉग कर लेते हैं। अब ये एरर नहीं देगा। अब मैं इसको करता हूँ रन। कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब वही है। आप खुद ही रीड कर लेंगे उसको। अब रीडिंग द एलिमेंट 5, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50 ऑटोमेटिकली कैलॉग ने भी क्रिएट कर दिया मेमोरी। 5 मेमोरी एड्रेस उसका क्रिएट हुआ, उसमें 5 एलिमेंट्स आ गए। इसमें क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली कैलॉग और मैलॉग में डिफरेंस क्या है। कैलॉग क्या करता है, मैलॉग करता था ये काम। कैलॉग क्या करेगा, कैलॉग के अंदर हमने एन कॉमा इंट लिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एन मान लीजिए 5 है और इंट है 4। तो यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता है, यहाँ पे जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं वो 5 ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, यानी कि 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से। यानी कि सीक्वेंस फॉर्म में सीक्वेंशियली कह सकते हो, सीक्वेंशियली आपका जो हर आपका जो ईच बॉक्स होगा, ईच ब्लॉक होगा, वो 4 बाइट का होगा। यानी कि 4, ठीक है। ये, हाँ, ये है आपका 4 बाइट का, ये भी 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 है 4 बाइट का। अब ये है कितने बॉक्स, ये 5 हैं। तो 5 बॉक्स हैं और साइज कितना है हर बॉक्स का, यानी कि हर ब्लॉक का साइज कितना है, वो 4 है। तो मल्टीप्लाई 20। 20 बाइट ऑफ मेमोरी मेलॉक में भी एलोकेट होती है, 20 बाइट ऑफ मेमोरी कैलॉक में भी एलोकेट होती है। ये भी सीक्वेंशियली होता है, ये भी सीक्वेंशियली होता है, ये भी एरे होता है, ये भी एरे होता है। लेकिन यहाँ पे जो एरे होता है वो सीक्वेंशियली एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक के अंदर 10 पार्ट होते हैं, यानी कि 5 पार्ट होते हैं। जितनी मेमोरी का साइज है उतने ही पार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे हर ब्लॉक जो होता है वो हर ब्लॉक जो होता है वो सेम साइज का होता है। और यहाँ पे जितना साइज मेमोरी का दिया जाता है उतने ब्लॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। एक ही ब्लॉक नहीं होता जिसमें 10 पार्ट हो, यानी कि 10 बॉक्स बनेंगे जिसमें एक ही साइज की मेमोरी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे आपका 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इसको अगर एक्सेस मैं करने पे आऊं तो वो भी एक एरे के फॉर्म में ही एक्सेस होगा। अब बचता है रीलॉक। रीलॉक के लिए काम करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं इसी के अंदर। क्या करते हैं, यहाँ पे कैलॉग लिख लिया, कैलॉग तक का समझ में आता है। उसके बाद मेमोरी को अपडेट कराना चाहता हूँ मैं, तो कैसे करूंगा, देखो। पहली चीज तो पूरा का जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। इसको कर लो कॉपी, यहाँ तक, यहाँ तक जो प्रोग्राम है वो कॉपी करके यहाँ करते हैं पेस्ट। एंड देन यहाँ पे कहाँ है, इसको दे देते हैं एंटर द न्यू साइज, ठीक है। और ये जैसे ही उसने एंटर न्यू साइज किया, यहाँ पे दे दिया मेल केलॉग की जगह रीलॉग। और रीलॉग के बाद यहाँ पे दे दिया एंड, एन की जगह दे देते हैं यहाँ पे पी टी आर, एंड देन पी टी आर कॉमा एंड मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। सिर्फ ऐसे हुआ ये था। अब होगा क्या, नई साइज की मेमोरी फिर से क्रिएट होगी, वो फिर से पूछ रहा है। एंड जैसे ही उसने एन एंटर किया तो आपका साइज जो होगा न्यू साइज क्रिएट हो जाएगा। देखो करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो साइज होगा, सबसे पहले उसने मान लो, ये एरर कहाँ दे रहा है,
मैंने मैंने एन की जगह एम ले लिया क्योंकि एन को मैं पहले ही यूज कर चुका था। तो पहले मैंने जो साइज दिया है 5 दिया, उसके बाद एलिमेंट्स डाले। तो ओरिजिनल जो हमारे पास आ गया, पहला जो हमने क्रिएट कर लिया प्रोग्राम मेलॉक या केलॉक की मदद से, वो हमने कर लिया क्रिएट। एंड देन उसी प्रोग्राम के अंदर उसने पूछ लिया न्यू साइज डालो। अब मुझे लगता है कि मैं 5 से उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ 10। मैं 5 से उसको करना चाहता हूँ 7। तो रीडिंग द एलिमेंट अगेन 10 20 30 40 50 एंड अगेन उसने 50 साइज का ही एरे एलिमेंट दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने काउंट को चेंज नहीं किया। पहली चीज, हमने काउंट को चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे उसने इस तरीके की गलती करी है। ठीक है, अब देखो 5 10 20 30 40 50। ठीक है, अब दे दिया 3। चल 10 20 30। तो ये जो है हमारा अपडेट हो गया। तो ये काम होता है हमारे रीलॉक का। मेलॉक की बात करते हैं तो ये काम होता है हमारे रीलॉक का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने मेलॉक, कैलॉक, रीलॉक, फ्री, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी मदद से एरे को क्रिएट किया जा सकता है, जहां पे हमें डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन की जगह हम यूजर से रन टाइम पर इनिशियलाइज करवा करके, यूजर से रन टाइम पर एलोकेट करवा करके मेमोरी को एरे क्रिएट करते हैं। तो वो चीज हमने आज सीखी। मेलॉक का यूज किया, कैलॉक का यूज किया, रीलॉक का भी यूज कर लिया, एंड देन फ्री का भी यूज कर लिया, जिससे हमारी मेमोरी हो गई फ्री। अब इसमें जो है इसी मेथड का, इसी मेथडोलॉजी का यूज करके हम इंटीजर, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था इंसर्ट का, डिलीट का, ट्रेवर्स का, ठीक है, उसमें हमने इंसर्ट, रीडिंग द एलिमेंट एंड ट्रेवर्स द एलिमेंट एंड सर्च द एलिमेंट, काउंट भी शायद कर लिया या नहीं कर लिया पता नहीं, बट काउंट अगर नहीं किया है काउंट भी कर लेंगे। ठीक है, और इंसर्ट और डिलीट हमें करना बाकी है। तो इंसर्ट और डिलीट फंक्शंस जो हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेट करेंगे। इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है स्टैक क्यू तक का जो गेम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी हम स्टैक क्यू वो भी खत्म कर लेंगे, सिर्फ इसकी मदद से कि हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आ चुका है, जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी क्रिएट करनी आ चुकी है। ठीक है, जो कि पिछले कुछ वीडियोस में एक लिमिटेशन था हमारे लिए, वो सब अब नहीं रहा, सारे पर्दे खुल चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, दोस्तों को दिखाइए कि भाई आओ ग्लूटेक पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।